हेलो स्टूडेंट्स, तकनीकी कारणों से इस वीडियो का पार्ट 1 अधूरा ही अपलोड हो पाया। हम उसी क्रम में प्रारंभ करते हैं। यहाँ एक टेबल बनी है जो ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में 6 बिंदुओं का अंतर करती है। ग्रोथ या वृद्धि अर्थव्यवस्था में केवल मात्रात्मक वृद्धि को बताती है, जबकि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों वृद्धि को अपने में समाहित करता है। प्रगति या प्रोग्रेस भी मात्रात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि से संबंधित है। पॉइंट नंबर 2 में दर्शाया गया है कि वृद्धि स्थिर एवं क्रमिक वृद्धि है, यानी कि जो मैंने आपको उदाहरण दिया था 2 से 4, 4 से 6, जबकि विकास एक ढांचागत वृद्धि है। इसे एक अलग तरीके के उदाहरण से समझते हैं। यदि एक व्यक्ति सब्जी बेचकर आय प्राप्त कर रहा है और वो 100 की जगह 150 या 200 या 250 रुपये कमाने लग जाए, तो यह उसकी क्रमिक वृद्धि या स्थिर वृद्धि कहलाएगी। किंतु वह अपने बिजनेस मॉडल में ढांचागत परिवर्तन करे, ऑनलाइन डिलीवरी प्रारंभ कर दे, EMI की सुविधा दे दे, ये सारी चीज़ें अभौतिक साधन कहलाएंगी और इनकी वजह से उसकी जो आय में वृद्धि होगी, उसकी वस्तु की गुणवत्ता में जो सुधार होगा और उसके व्यापार का पैमाना जिस प्रकार से बढ़ेगा, ये सब ढांचागत वृद्धि कहलाएगी। प्रगति सप्रयास एवं वांछित वृद्धि है, जिसमें पूर्व निर्धारित लक्ष्य की दिशा में वृद्धि होती है। जहाँ तक वृद्धि के आधार का प्रश्न है, तो वृद्धि का प्रमुख आधार आय है, विकास का प्रमुख आधार पूंजी है और प्रगति का आधार आय एवं पूंजी दोनों है। विद्यार्थियों, आय की तुलना में जो पूंजी है वह अधिक दीर्घकालीन है। साथ ही पूंजी का संबंध ढांचागत सुधारों या वृद्धि से भी है। वृद्धि एक आयामी अवधारणा है, जबकि विकास बहुआयामी अवधारणा है। प्रगति भी बहुआयामी अवधारणा है। वृद्धि को हम माप सकते हैं क्योंकि ये मात्रात्मक, जबकि विकास मापनीय नहीं है। हम मानव शरीर में वृद्धि और विकास के उदाहरण से समझें तो एक बच्चा जब छोटे से बड़ा हुआ तो उसका शरीर का आकार, वजन बढ़ा, हम इसे माप तोल सकते हैं। लेकिन विकास में जब उसका सामाजिक विकास हुआ, उसके सोचने समझने की क्षमता का विकास हुआ, भाषाई कौशल का विकास हुआ, तो ये सब गुणात्मक सुधार हैं, इनको आसानी से मापा नहीं जा सकता। यही स्थिति आर्थिक क्षेत्र में लागू होती है। तो वृद्धि एक मापनीय जबकि विकास अमापनीय अवधारणा है। प्रगति भी अमापनीय अवधारणा है। सामान्यतः वृद्धि का प्रयोग विकसित देशों जैसे अमेरिका, रूस, जापान, यूरोपियन देशों के संबंध में किया जाता है और विकास का संबंध अल्प विकसित या विकासशील भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अधिकांश लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी कंट्रीज़ के संबंध में किया जाता है। प्रगति या प्रोग्रेस एक ऐसा शब्द है जो अल्प विकसित और विकसित दोनों देशों के संबंध में प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि व्यवहार में आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति को पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक बड़ा पॉइंट जिसे एक सूत्र के रूप में हम लिख सकते हैं, आर्थिक विकास बराबर
आर्थिक वृद्धि प्लस संरचनात्मक परिवर्तन। मैं रिपीट करता हूँ, आर्थिक विकास इज इक्वल टू आर्थिक वृद्धि प्लस ढांचागत परिवर्तन। विद्यार्थियों, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता के ऊंचे स्तर को प्राप्त करना होता है। उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी। पहले जिन साधनों से आप 5 इकाई उत्पादन कर रहे थे, यदि उतनी ही मात्रा के साधनों से उतने ही समय में अथवा उससे कम समय में आप अधिक उत्पादन कर सकते हैं, तो यह उत्पादकता का ऊंचा स्तर कहलाएगा। और इसे प्राप्त करने के लिए विकास प्रक्रिया को गतिशील करना पड़ेगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वृद्धि और विकास में प्रथम अंतर जोसेफ एलोई शुम्पीटर ने किया था। तो शुम्पीटर की दृष्टि में आर्थिक प्रगति की प्रकृति मूलतः गत्यात्मक ही है, परंतु इसका झुकाव स्थैतिकता की ओर अधिक होता है। इसका कारण यह है कि आर्थिक प्रगति में होने वाले विकास संबंधी परिवर्तन अत्यंत धीमी गति से होते हैं। अब धीमी गति से क्या तात्पर्य हुआ कि हम इतिहास में देखते हैं कि सालों तक बैलगाड़ी से सामान इधर से उधर जाता रहा। बैलगाड़ी से रेलगाड़ी तक आने में शताब्दियां लग गईं। पहले रेलगाड़ी भी कोयले के इंजन पर आधारित होती थी। कोयले के इंजन से डीजल के इंजन में आने में हमें 300-350 वर्ष लगे। यद्यपि उसके बाद में डीजल इंजन से बिजली इंजन पर आने में अपेक्षाकृत कम समय लगा, फिर भी 100-150 साल का समय एक लंबी अवधि कहा जाएगा। तो विकास संबंधी परिवर्तन अत्यंत धीमी गति से होते हैं और इनमें किसी प्रकार की नवीनता का सृजन नहीं हो पाता है। तो एक तरह से स्थिरता या स्थैतिकता दृष्टिगोचर होती है। आर्थिक विकास के अभिसूचक या मापदंड, इसे समझना अति आवश्यक है, क्योंकि पूरे पेपर का सिलेबस इस टॉपिक पर डिपेंड करता है। यही कारण है कि मैंने छोटे से टॉपिक पे ये मेरा तीसरा वीडियो है। तो आर्थिक विकास को कैसे मापा जाए, इसे एक क्रम में समझें। पुराने लोग यानी कि आज से 100 वर्ष पूर्व के लोग ये मानते थे कि किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना ही आर्थिक विकास। ऐसे मानने वाले अर्थशास्त्रियों में मायर एवं बॉल्डविन, कुजनेट्स, यंगसन एवं मीड का प्रमुख स्थान है। लेकिन कालांतर में ये देखा गया कि भारत जैसे देश की राष्ट्रीय आय बहुत अधिक है, किंतु यहाँ के नागरिक गरीब हैं, क्योंकि भारत की जनसंख्या अधिक है। अतः प्रति जनसंख्या के हिसाब से विकास को नापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का मापदंड अपनाया गया। इसके समर्थकों में बेंजामिन हिगिंस, जैकब वाइनर, W.W. रोस्टोव, पॉल वारन, बुकनैन तथा एलिस मुख्य है। लेकिन कालांतर में ये भी देखा गया कि केवल प्रति व्यक्ति आय का ऊंचे उठने से विकास नहीं होता। क्योंकि सऊदी अरब और अरब कंट्रीज़ में तेल का उत्पादन बढ़ने से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय तेज़ी से बढ़ गई, किंतु वहाँ के कुछ निवासी ही अच्छा जीवन जीने लगे, बाकी लोगों का जीवन स्तर पूर्ववर्ती ही रहा। अतः ओकन और रिचर्डसन ने अपनी रिसर्च में पाया कि जीवन स्तर में विकास होना ही आर्थिक विकास का सूचक होता है। कालांतर में 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, जो कि UNO का एक विशिष्ट कार्यक्रम है, ने आर्थिक विकास के मापक के रूप में मानव विकास सूचक का विकास किया या निर्माण किया। इस पे
हम विस्तार से प्रकाश डालेंगे, क्योंकि ये खुद अपने आप में 20 नंबर का प्रश्न बनता है, मानव विकास सूचकांक। लेकिन यहाँ यह समझ लेना ही पर्याप्त होगा कि अपने वर्षों की मेहनत के बाद भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन एवं पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 3 पैमानों पर आधारित मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया था, जिसके 3 सूचक भौतिक, आय, स्वास्थ्य एवं शिक्षा है। अभी एक पॉइंट का रिवीजन करना आवश्यक है। मैंने आपको वृद्धि और विकास में अंतर बताते वक्त भौतिक और अभौतिक वृद्धि बताई थी। तो आय में जो वृद्धि है वह भौतिक वृद्धि है, जबकि शिक्षा एवं स्वास्थ्य में वृद्धि अभौतिक वृद्धि है। तो ये जो मानव विकास सूचकांक HDI जो कि 1990 में UNDP के तहत महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने विकसित किया था, यह भौतिक एवं अभौतिक दोनों वृद्धियों को अपने में समाहित करता है। अतः यह मानव वृद्धि का सूचकांक न होकर मानव विकास का सूचकांक है। एक और विधि है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा 1993 में आर्थिक विकास के मापक के रूप में प्रयोग लाई जाने लगी। इसे क्रय शक्ति समता विधि, परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड कहते हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार है कि यदि 1 किलो टमाटर भारत में 10 रुपये किलो है और अमेरिका में $20 के आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारत के लोग अधिक टमाटर खरीदने में सक्षम होंगे, जबकि वास्तविकता ये है कि $1 ही में 75 रुपये के लगभग वर्तमान में आते हैं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी से चलने पर भारतीय नागरिक का जीवन स्तर विश्व के सापेक्ष उतना नीचे नहीं रह जाता जितना कि सामान्य दूसरी परिस्थितियों में रहता है। विद्यार्थियों, आशा है इस वीडियो से कुछ न कुछ जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।